नमस्कार। बीए सेकंड वर्ष के विद्यार्थियों का छठे व्याख्यान में स्वागत है। हम अपराध की के सैद्धांतिक उपागमों पे चर्चा कर रहे हैं और अब तक हमने अपराध के शास्त्रीय उपागम, जैविकीय उपागम, भौगोलिक उपागम और मनोवैश्विक उपागम की चर्चा की थी। मनोवैज्ञानिक उपागम में जो अंतिम प्रकार है मनोवैश्लेषिक व्याख्या, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। मनोवैज्ञानिक उपागम अपराध को व्यक्ति के मनोभाव में खोजते हैं, संवेगों में खोजते हैं, आवेगों में खोजते हैं और मानसिक विकार, विषाद, अवसाद, भ्रम आदि को अपराध का कारण मानते हैं। ऐसे ही एक मनोवैश्लेषिक व्याख्या इस उपागम के अंतर्गत आती है, जिसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड थे। सिगमंड फ्रायड मानव मस्तिष्क को इड, ईगो और सुपर ईगो में वर्गीकृत कर अपनी यह व्याख्या देते हैं। इससे पूर्व पिछले वर्ष जब हम प्रथम वर्ष में समाजीकरण की अवधारणा को पढ़ रहे थे, तब भी सिगमंड फ्रायड ने समाजीकरण का अपनी अवधारणा में इड, ईगो, सुपर ईगो शब्दावली का प्रयोग किया था। यहां मैं पुनः बता रहा हूं, इड जो है वह व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है, उसकी इच्छा है, आवेश है और यह अचेतन मन के साथ जुड़ता है। ईगो वास्तविकता है, मनुष्य का कार्य, मनुष्य का जो व्यवहार है वह हमें ईगो के रूप में दिखाई देता है। सुपर ईगो मानव पर नैतिक दबाव है और इस नैतिक दबाव के पश्चात ही मानव का व्यवहार सामने आता है। यदि मानव के ऊपर सुपर ईगो प्रबल रूप से कार्य करता है तो मानव या व्यक्ति समाज में सकारात्मक व्यवहार करेगा, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करेगा। यदि व्यक्ति का सुपर ईगो कमजोर होगा तब वह सकारात्मक व्यवहार नहीं करेगा। व्यवहार अधिकतर इड की उपज होता है, अर्थात सिगमंड फ्रायड ये कहना चाहते हैं कि इड हमारी मूल प्रवृत्ति, इच्छा या आवेश है, उसी के अनुरूप, उसी की प्रेरणा से मानव व्यवहार करता है। आपराधिकता उन द्वंद्वों से उत्पन्न होती है जो इन मूल इच्छाओं से संबंधित हैं। अर्थात सिगमंड फ्रायड ये कहना चाहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को भूख लगती है, किसी व्यक्ति को आराम करना है, किसी व्यक्ति को कोई अन्य मूल प्रवृत्ति के कार्य करने हैं, तो व्यक्ति सुपर ईगो
के आधार पर कार्य करता है। लेकिन सुपर ईगो की उपस्थिति के बावजूद भी वह व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता, तब वह सुपर ईगो को एक तरफ करेगा और अपने अनुरूप व्यवहार करेगा, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार नहीं करेगा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, एक व्यक्ति को भूख लगती है और उसे अपना भूख की इच्छा शांति के लिए खाना चाहिए, कुछ ना कुछ खाने की वस्तुएं उसको चाहिए। तो ऐसे में वह व्यक्ति किसी दुकान पर जाता है और देखता है कि खाने पीने की वस्तु रखी है, परंतु उसके पास मूल्य नहीं है, मुद्रा नहीं है, रुपए नहीं है। तो सुपर ईगो यह कहता है कि पहले पैसे कमाओ, मेहनत करो और फिर उन पैसों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो। ऐसे में वह व्यक्ति देखता है कि दुकानदार जो जिस दुकान पर वह गया है उसका मालिक इधर उधर है, तो वह चोरी कर सकता है, मालिक से उलझकर डकैती के रूप में भी सामान प्राप्त कर सकता है। तो ये दोनों जो क्रियाएं मूल प्रवृत्ति या इच्छा या आवेश को शांत करने की हैं, समाज नियम के विपरीत हैं। तो यह इड और ईगो की, सुपर ईगो के साथ इन तीनों के द्वंद्व का परिणाम है और यह परिणाम नकारात्मक आ रहा है, इसलिए यह क्रिया अपराध है। यदि व्यक्ति को भूख लगती है और वह अपनी इच्छित दुकान पर सामान लेने के लिए जाता है और उससे पहले वह मेहनत करके पैसे कमा के लाता है, मुद्रा उसके पास होती है, तो वह मुद्रा देगा और अपनी इच्छित वस्तुएं प्राप्त करेगा। तो यह समाज के अनुरूप व्यवहार है जिसमें विचलन नहीं है और आपराधिक बाहुना भी नहीं है। इसलिए सिगमंड फ्रायड मनोवैश्लेषिक व्याख्या में इड ईगो सुपर ईगो का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि इनके मध्य द्वंद्व ही स्पष्ट करता है कि व्यक्ति में कौन प्रबल है। यदि ईगो प्रबल है तो व्यक्ति समाज के अनुरूप कार्य करेगा और यदि इड प्रबल है तो व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार करेगा और यह व्यवहार ईगो के रूप में सामने आता है। अपराध की जो अगला जो उपागम है, सैद्धांतिक उपागम है, वह आर्थिक उपागम है। फार्नेसरी, कार्ल मार्क्स आदि इस उपागम के प्रवर्तक थे और इस उपागम की मान्यता है कि व्यक्ति अपराध आर्थिक वातावरण के कारण करता है, अर्थात अपराध आर्थिक वातावरण का उत्पाद है। फार्नेसरी ने अपराध और निर्धनता के मध्य संबंधों की बात की, अर्थात उनका मानना था कि निर्धन व्यक्ति अपराध ज़्यादा करते हैं और जैसे जैसे निर्धनता दूर होगी अपराध की प्रवृत्ति भी कम होगी। वहीं दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स का भी मानना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व के कारण निर्धनता होती है, क्योंकि व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ लेना चाहता है और अधिक से अधिक लाभ लेने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा और जब किसी दूसरे व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होगा तो वह व्यक्ति निर्धन होगा। इसलिए यह उपागम निर्धनता को समाज
की देन मानता है, व्यक्ति की देन नहीं मानता। अपराध का जो अगला सैद्धांतिक उपागम है वह है समाजशास्त्रीय उपागम। इस उपागम के जो प्रवर्तक हैं वो हैं सदरलैंड। सदरलैंड ने 1939 में अपनी जो सिद्धांत दिया उसका नाम था विभिन्न संपर्क का सिद्धांत। सदरलैंड का मानना है कि व्यक्ति अपने जीवन में कई असंगत और परस्पर विरोधी सामाजिक प्रभावों का सामना करते हैं और कई व्यक्ति अपराध करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं और उसके फलस्वरूप वे अपराधी हो जाते हैं। यह प्रक्रिया विभिन्न संपर्क के नाम से जानी जाती है। यह सिद्धांत बताता है कि अपराधी व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के संपर्क की प्रक्रिया में सीखा जाता है। एक व्यक्ति अपराधी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे कानून के उल्लंघन करने की अनुकूल परिभाषाएं अपेक्षाकृत अधिक मिल जाती हैं, अर्थात वह तर्क के आधार पर यह स्पष्ट करने लग जाता है कि उसके द्वारा किया गया व्यवहार कानून द्वारा निषेधित नहीं है और अपने तर्क के आधार पर वह अपना व्यवहार स्पष्ट करता है। सदरलैंड ने अपराध को दो भागों में वर्गीकृत किया। सदरलैंड कहते हैं कि अपराध का एक प्रकार जघन्य अपराध होता है जिसके अंतर्गत गंभीर एवं नृशंसता वाले अपराध आते हैं, जिसमें हत्या, बलपूर्वक शरीर के अंगों को काट देना, इस तरह के अपराध आते हैं। बलात्कार भी जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा सामान्य अपराध, इसके अंतर्गत चोरी, धोखाधड़ी, छीना झपटी, डकैती आदि आते हैं। सदरलैंड के सिद्धांत की कुछ कमियां थी। सदरलैंड जब ये कहते हैं कि अपराध किसी आपराधिक व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण सीखा जाता है, तब संपर्क, प्राथमिकताओं, तीव्रता, अवधि और संबंधों की जो बात करते हैं उनका मापन नहीं कर पाते, क्योंकि इन अवधारणाओं का मापन संभव नहीं। दो व्यक्ति यदि किसी अपराधी के संपर्क में आते हैं और एक व्यक्ति अपराध करता है, दूसरा नहीं करता, तो सदरलैंड का सिद्धांत दोनों व्यक्तियों को अपराध के अपराधी मानता है, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों व्यक्तियों का उस आपराधिक व्यक्ति से संबंधों की प्रवृत्ति कैसी थी, अवधि कैसी थी, प्राथमिकताएं क्या थी आदि के आधार पर ही संगति तय होती है। दूसरा, पॉल टैपन ये कहते हैं कि सिद्धांत में व्यक्ति व मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। जब भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से सामाजिक संबंध निर्मित करता है तो उस व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक कारक भी उन सामाजिक संबंधों को निर्मित करने में भूमिका उपलब्ध करते हैं, जिसकी अवहेलना सदरलैंड करते हैं। जॉर्ज वॉल्ड ये कहते हैं कि सदरलैंड ने प्राथमिक समूह के आधार पर अपराध की व्याख्या की और द्वितीयक समूहों और औपचारिक समूह की उन्होंने बात ही नहीं की, जबकि अधिकतर अपराध
द्वितीयक समूह और औपचारिक समूहों की देन होते हैं। जेफरी कहते हैं कि यह सिद्धांत अपराध के उद्गम को समझाने में असफल रहता है। अपराध व्यक्ति करता है, उसकी व्याख्या करने में यह सिद्धांत सही है, लेकिन अपराध क्यों होता है उसको नहीं समझा पाता। आज हम इन्हीं सिद्धांतों, इन्हीं उपागमों की चर्चा करेंगे। कल के व्याख्यान में हम मर्टन का प्रतिमानहीनता उपागम को साथ लेंगे। आज हमने मनोवैश्लेषिक उपागम सिगमंड फ्रायड, आर्थिक उपागम जेफरीन और कार्ल मार्क्स, और समाजशास्त्री उपागम सदरलैंड की चर्चा की। धन्यवाद।